एवरीवन, स्वागत है आपका विन IAS यूट्यूब चैनल पे। मैं भूपेंद्र दुबे आज आपके साथ डिस्कस करूंगा हिस्ट्री का 29 मई का पेपर जो आप लोगों ने लिखा है। सबसे पहले हम लोग 3 मार्कर डिस्कस करेंगे। 3 प्रकार के क्वेश्चंस हमारे पेपर में हैं, 3 मार्कर, 6 मार्कर और 5 मार्कर, 11 मार्कर और 15 मार्कर। आप लोगों को प्रश्न अलग से नहीं दिए गए थे। 2019 पैटर्न और 2020 पैटर्न दोनों के लिए प्रश्न एक ही थे। हाँ, उनकी शब्द सीमा बदल जाएगी, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी डिस्कस करते वक्त। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न था वो था हेरोडोटस के बारे में। तो सामान्यतः 2019 के पैटर्न के लिए हमें 3 पॉइंट लिखना होगा 3 मार्कर में। जैसे हेरोडोटस यूनान का प्रथम इतिहासकार व भूगोलवेत्ता था। वह 5वीं शताब्दी का इतिहासकार था और उसने भारत सीमा प्रांत और हाकमनी साम्राज्य या हाकमी साम्राज्य के संबंधों पर प्रकाश डाला। इन्हें इतिहास का पिता कहते हैं और इनकी प्रमुख रचना थे हिस्टोरिका। मैंने इसमें नहीं लिखा है बट आप इसको लिखें हिस्टोरिका। अगर यही प्रश्न 2020 के लिए आप लिख रहे हैं तो आपको इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार हमें 2020 के मेंस में 3 मार्कर के लिए 10 शब्द या 1 लाइन की अनुमति दी गई है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यूनानी इतिहासकार या 5वीं शताब्दी के यूनानी इतिहासकार जिन्हें इतिहास का पिता कहते हैं, प्रमुख रचना हिस्टोरिका। हमारा 1 से 1.5 लाइन में ख़त्म हो जाएगा। तो शब्दों का समायोजन करना ये हमें सीखना होगा। दूसरा हमारा जो प्रश्न था वो था परिशिष्ट पर्व। ये आचार्य हेमचंद्र द्वारा रचित जैन ग्रंथ है। ये महावीर स्वामी के समकालीन राजाओं की जानकारी देते हैं और इसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। और यदि इसी प्रश्न को आप 2020 के लिए मान लीजिए लिख रहे हैं तो आप इसको 1 लाइन में ख़त्म करने की कोशिश करिए कि 12वीं शताब्दी में आचार्य हेमचंद्र द्वारा रचित जैन ग्रंथ है, जिससे महावीर स्वामी के समय के राजाओं की जानकारी मिलती है। या आप सिर्फ इतना ही लिखें कि आचार्य हेमचंद्र द्वारा रचित जैन ग्रंथ जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। दैट्स इट, इससे अपना काम हो जाएगा। तीसरा हमारा प्रश्न था नवसाहसांक चरित। यह पद्मगुप्त परिमल द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। दूसरा पॉइंट, परमार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और तीसरा, ये प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य है, इसे प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है। अगर आप ध्यान देंगे तो किसी भी पुस्तक के बारे में जब भी पूछा जाए तो उसका लेखक, उसकी विषय वस्तु क्या है और उससे संबंधित अगर कोई चीज़ इस तरह की है कि वो प्रथम है किसी चीज़ में या कोई ख़ास बात है तो उसको हमको लिखना होता है 3 मार्कर में। इसी को अगर 1 लाइन में लिखना है तो सिंपल ऐसे लिख दीजिए कि परमार वंश के इतिहास का स्रोत है, पद्मगुप्त परिमल द्वारा रचित महाकाव्य है। दैट्स इट, आपका 1 लाइन में ये पूरा हो जाएगा। तो ध्यान रखिए 3 मार्कर के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें 3 पॉइंट लिखने हैं या 3 महत्वपूर्ण बातें लिखनी है जो भी हमें प्रश्न में दिया गया है। चौथा हमारा प्रश्न था कि महात्मा बुद्ध को एनलाइटनमेंट या ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई। कई लोगों ने इसको सही लिखा है। आप पढ़ेंगे कि महात्मा बुद्ध को जो है बैसाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस बात को हम सब जानते हैं, टेक्स्ट बुक में पढ़ा है। कॉपी चेक करते वक्त 1-2 लोगों की कॉपी में मुझे ऐसा मिला जिन्होंने डेट लिखी है 8 दिसंबर। उन्हें ये डेट इंटरनेट से मिली है। तो कृपा करके आप एग्ज़ाम देते वक्त, टेस्ट देते वक्त इंटरनेट का प्रयोग न करें। आप भले बाद में पढ़ें, वो आपके लिए ठीक है, लेकिन आप प्रश्न को इंटरनेट से देख के न लिखें, क्योंकि यह आपकी क्षमता को प्रभावित करेगा। क्योंकि यह किसी भी टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे ये पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट से लिया गया। तो कृपया ये आप ही की भलाई में है कि आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर इंटरनेट से ना देखें। हमारा अगला प्रश्न था कालाशोक से संबंधित। तो कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था जिन्होंने
396 BC यानी ईसा पूर्व से 368 BC लगभग 28 साल शासन किया। इनके शासन काल को लेके थोड़ा सा मतभेद है, कुछ जगहों पे 394 भी आपको मिलेगा, बट ज़्यादातर ऑथेंटिक किताबों में 396 BC मिलता है। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और दूसरी बौद्ध सभा को इन्होंने संरक्षण दिया था। ये 3 महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में लिखनी थी। फिर अगला हमारा प्रश्न था पुष्यमित्र शुंग से संबंधित। तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में पहला पॉइंट, अंतिम मौर्य शासक बृहदरथ की हत्या कर इन्होंने 185 BC में शुंग वंश की स्थापना की। इनका इंट्रोडक्शन हो गया। इनकी राजधानी विदिशा, और तीसरा एक कार्य महान किया था इन्होंने, अश्वमेघ यज्ञ किया था। तो ये तीनों पॉइंट हम 3 पॉइंट्स में लिख सकते हैं। अगर आप 2020 के लिए लिख रहे हैं तो सिर्फ आप इतना लिखिए कि अंतिम मौर्य शासक बृहदरथ की हत्या कर 185 BC में शुंग वंश की स्थापना की, राजधानी विदिशा को बनाया। अगला प्रश्न हम लोगों का था कनिष्क की शासन व्यवस्था। देखिए, शासन व्यवस्था को यहाँ हमें सिर्फ बहुत संक्षिप्त में लिखना है। तो कनिष्क की जो शासन व्यवस्था थी वो क्षत्रप प्रणालियों पर आधारित थी। उसने प्रांतों में क्षत्रप और महाक्षत्रप स्थापित किए थे या अपॉइंट किए थे, नियुक्त किए थे, और उनके माध्यम से वो शासन करता था। तो पहला पॉइंट यही था कि प्रांतीय क्षत्रपों द्वारा संचालन होता था और शासन का जो स्वरूप था वो सैनिक शासन जैसा था बहुत हद तक, और किसी विद्रोह के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो यह माना जा सकता है कि उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो संतोषजनक थी। अब इसी को अगर एक लाइन में लिखना है तो सिर्फ आप ये लिखिए कि कनिष्क की शासन व्यवस्था प्रांतीय क्षत्रप प्रणाली पर आधारित थी और कुछ हद तक यह सैनिक शासन जैसा था। अगला जो हमारा टॉपिक था दैट इज़ राजगृह। राजगृह के से संबंधित हमको 3 पॉइंट लिखने थे। तो सबसे पहले महाजनपद काल में मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में राजगृह स्थापित हुआ उभरा। यह 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान है जो वर्तमान में बिहार के नालंदा जिले में। ये हमने इसकी भौगोलिक स्थिति बता दी। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन सप्तपर्णी गुफा में हुआ था जो कि राजगृह में ही है। तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग राजगृह के बारे में लिख सकते हैं। इसी तरह इसको हम कम भी कर सकते हैं, एक लाइन में लिख सकते हैं। फिर पूछा गया था विस। ये वैदिक कालीन राजनीतिक या प्रशासनिक इकाई थी। कई गांवों को मिला करके विस बनता था और उस विस का एक मुखिया होता था जिसे विसपति कहा जाता था। बस ये 3 बातें लिखनी थी हमें। फिर हमारा प्रश्न था अशोक का सारनाथ अभिलेख। देखिए, ये बहुत ही प्रसिद्ध अभिलेख है जो यूपी में स्थित है और इसका जो टॉप है, शीर्ष भाग है, उसको सिंह चतुर्मुख कहते हैं, जिसमें 4 सिंह एक दूसरे से पीठ टिकाए हुए चारों दिशाओं की तरफ देख रहे हैं, जिसमें से 3 हमें दिखाई देते हैं और चौथा एक पीछे छुप जाता है, जिसको सिंह चतुर्मुख कहा जाता है इसको। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका प्रेजेंट में इम्पोर्टेंस है, वो ये है कि इसे भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है और इस पर सत्यमेव जयते उत्कीर्ण है। तो इस तरह के 3 पॉइंट आप इसमें इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। तो ये हमारे 3 मार्कर कंप्लीट होते हैं। जब भी आप 3 मार्कर अटेम्प्ट करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो शब्द लिखा गया है या जो कुछ पूछा जा रहा है उसके बारे में कोई भी 2 या 3 बातें महत्वपूर्ण, अगर आप 2019 के लिए तैयारी कर रहे हैं, सही शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखना है। कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है और कोशिश करिए कि जो आता है वही लिखें। बिना वजह अगर आपको नहीं आता और आपने कुछ भी लिखा तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, वो नहीं करना है। क्योंकि अगर नहीं आता है तो आपको पढ़ने की आवश्यकता होती है, ना कि कुछ भी लिख करके अपना समय खराब करने की, क्योंकि पीछे के प्रश्न छूट जाएंगे। आप में से कई लोगों ने पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व नहीं किया है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसके लिए 5 और 6 मार्क निर्धारित थे। पहला जो प्रश्न था वो था त्रिपिटक के बारे में क्या जानते हैं आप। तो सबसे पहले देखिए, 5 और 6 मार्कर, 5 मार्कर्स में लिमिट कम कर दी गई है तो लिखने का ज़्यादा स्कोप नहीं है, सीधे सीधे हमको आना है कि त्रिपिटक क्या है। लेकिन 6 मार्कर में हमारे पास 100 वर्ड्स हैं, तो हमें 100 वर्ड्स की लिमिट को भी पूरा करना। अगर आप 50 शब्द लिखेंगे और ये सोचते हैं कि हमें 5 नंबर मिल जाए या 4 नंबर मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि आपको कम से कम 90 से 100 वर्ड्स लिखने ही होंगे, तभी वो आपको 4 या 4.5 या 5 देंगे। तो जब 6 मार्कर के लिए लिख रहे हैं हम लोग, 6 मार्क्स के लिए लिख रहे हैं, तो त्रिपिटक का सबसे छोटा सा एक इंट्रोडक्शन कि त्रिपिटक है क्या, तो वो आप लिख सकते हैं। पाली भाषा में लिखित बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसमें भगवान बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद महापरिनिर्वाण तक दिए हुए प्रश्नों को संग्रहित किया गया। इसका रचना काल ये माना जाता है कि 100 BC से 500 BC के मध्य हुआ है, क्योंकि एक बार में सभी नहीं लिखे गए। इसके 3 खंड हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अर्थात ये हम विषय वस्तु, जब भी कोई 6 मार्क का लिखें तो पहले परिचय छोटा सा, एकदम छोटा सा, ऐसा नहीं कि हमको बहुत बड़ा लिखना है, 1 से 2 लाइन। फिर वो विषय वस्तु का मेन बॉडी है क्या, तो त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक अनुशासन की टोकरी कहते हैं, यानी बौद्ध भिक्षुओं या मॉन्क्स के लिए जो नियम था, आचार संहिता थी, उसका जिक्र है इसमें। फिर सुत्त पिटक में कहानियों के माध्यम से जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए उसका संग्रह है। अभिधम्म पिटक में दर्शन है, बौद्ध दर्शन के बारे में बात की गई है। ठीक, इनकी हमने विषय वस्तु बता दी। अब हमें ये देखना है क्या इसका कोई महत्व होता है। हाँ, इसका महत्व है। तो महत्व का पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि बुद्धकालीन भारत की राजनीति, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, शिल्प कला, संगीत आदि के बारे में इससे जानकारी प्राप्त होती है। जैसे उस समय ये इसमें उल्लेख है कि जूते, आसन, सवारी, औषधि, वस्त्र, छतरी आदि का उल्लेख किया जाता था। इससे ये पता चलता है कि उस समय इन चीज़ों का प्रयोग होता था। ठीक, तो ये इस तरह से 3 भागों में हमने इस क्वेश्चन को बांट के लिख दिया। तो इसके आपको नंबर अच्छे मिलेंगे अगर आप इस तरह से अपने प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं, तो इस तरह से प्रश्न को फ्रेम करते हैं। केवल डायरेक्ट आपको लिख देने से विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, एक पार्ट का नंबर आपको मिलेगा, दूसरे पार्ट का नंबर नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रखिए कि हमको किस तरह से अपने आंसर को फ्रेमिंग करना है। और इस तरह आपके यहाँ लगभग 100 वर्ड्स ये पूरे हो गए। अगर आप 5 मार्कर के लिए लिख रहे हैं तो 1 लाइन का त्रिपिटक क्या है, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, इसके अंतर्गत ये 3 ग्रंथ शामिल हैं। ठीक, बहुत छोटे में, और फिर इसका महत्व बहुत छोटे में, ये आधा पेज में ख़त्म हो जाएगा। फिर पूछा गया था आश्रम व्यवस्था। अगेन इसमें भी हमें छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना है। देखिए, इतिहास में समय का बड़ा महत्व होता है। आप में से अधिकांश लोगों ने समय वैदिक काल में लिख दिया। वैदिक काल में भी अगर आप स्पेसिफाई कर पाएँ कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के साथ साथ आश्रम व्यवस्था का जन्म हुआ, इसका संबंध व्यक्ति के व्यक्तिगत सुधारों और संस्कारों से था। मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभक्त किया गया। पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें शुरू से लेकर 25 वर्ष तक का समय रखा गया था विद्या अध्ययन के लिए, सीखने के लिए, कौशल विकास के लिए। दूसरा था गृहस्थ आश्रम, जिसके अंतर्गत 50 से 75 वर्ष तक का समय रखा गया कि दूसरा था गृहस्थ आश्रम, 25 से 50 वर्ष तक का समय रखा गया, जिसमें कि परिवार और धन कमाने के लिए कहा गया कि व्यक्ति अपने परिवार को समय देगा, संतानोत्पत्ति करेगा और अर्थ हासिल करेगा, यानी धन कमाएगा। तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष का समय, जिसमें परिवार को त्याग कर वन में तपस्या करना। और चौथा था 75 से 100 वर्ष तक का आश्रम, जिसमें पत्नी को भी त्याग कर ब्रह्म चिंतन करते हुए मुक्ति की प्रतीक्षा करना। तो ये 4 आश्रम बनाए गए थे। पूरे जीवन को 100 सालों का माना जाता था और उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। और इसका एक खास उद्देश्य था, वो भी लिखना है कि ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो इससे हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न था अशोक के अभिलेख। तो अगेन यहाँ पे हमको अशोक के अभिलेख का एक संक्षिप्त परिचय देना है कि अशोक के अभिलेख हैं क्या। तो अशोक ने विभिन्न स्थानों पर शिलाओं तथा स्तंभों पर अपने विचारों को अभिलेखों के रूप में लिखवाया और अपने जो उसके धाम मत था उसका प्रचार करवाया। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी में हैं, कुछ खारोष्ठी और आर्यमाइक लिपि में भी हैं। सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसप नाम के व्यक्ति ने इन्हें पढ़ने में सफलता हासिल की। ये उसका एक संक्षिप्त परिचय हो गया। फिर इसे हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं।
14 शिलालेख जिन्हें मेजर रॉक एडिक्ट भी कहा जाता है, बृहद शिलालेख कहते हैं, जैसे कि ये शिलाओं पे लिखे गए हैं बड़े बड़े, शाहबाजगढ़ी, कलसी, सोपरा, गिरनार। ध्यान रखें, हम सारे 14 के 14 अगर याद नहीं कर सकते तो 3-4 तो कर सकते हैं और उनका उल्लेख करके लास्ट में इत्यादि लगा दें। फिर दूसरा लघु शिलालेख, इनमें भी 2 या 3 याद कर लें, रूपनाथ, गुर्जरा, सासाराम, भब्रू आदि। तीसरा स्तंभ अभिलेख, इनकी संख्या 7 है, इनमें भी जो प्रमुख हैं सहारनपुर में है, मेरठ में, लौरिया राजबिहार, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और कौसाम्बी। फिर लघु स्तंभाभिलेख, इस पर अशोक की राजकीय घोषणाएं लिखी गई हैं। ये सांची, रुमिंदई, कौसाम्बी, निगलीवा में पाए गए हैं। तो इस तरह से जब आप उनका भौगोलिक स्थिति भी बताएंगे तो आपका आंसर जो होगा वो अच्छा बन जाएगा। अब इनका महत्व क्या है? अशोक के साम्राज्य के विस्तार की जानकारी देते हैं, क्योंकि कोई भी दूसरे के साम्राज्य में क्या इस तरह की अपनी राजाज्ञाएं या अपने विचारों को लिखवा सकता है राजा? नहीं। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। तो इतिहासकारों का मानना है कि ये पाए जहाँ जहाँ जिन जिन स्थानों पे पाए गए हैं, यह लगता है कि अशोक का साम्राज्य वहाँ तक था, तभी तो उसने अपने विचारों को वहाँ तक शिलालेखों के रूप में लिखवाए। दूसरा, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। हमें पता है कि वो धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों की जानकारी मिलती है, जिसमें वह निर्देश देता है कि वो प्रजा को अपने पुत्र की तरह मानता, संतान की तरह मानता। फिर मौर्य स्थापत्य कला की प्रमाण है, बिल्कुल, क्योंकि मौर्य स्थापत्य कला के जीते जागते उदाहरण है कि उस समय भी पत्थरों से इतनी सुंदर कलाकृतियाँ बनाई जाती थीं। और एक 5वां पॉइंट लिख सकते हैं कि भारत की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर के प्रतीक है, बिल्कुल है। तो इस तरह से आपका ये आंसर पूरा हो जाता है और आप शब्द सीमा को भी पूरा कर लेते हैं। अगला हम लोगों का प्रश्न था मथुरा कला शैली। यहाँ पे भी हमको वही करना है, पहले परिचय देना है कि मथुरा प्रदेश में कुषाण काल में कला का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यहाँ से बौद्ध, जैन, ब्राह्मण तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। जैसे बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की और बोधिसत्वों की मूर्तियाँ मिली हैं। कुषाण सम्राटों, राजकुमारों की मूर्तियाँ मिली हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कार्तिकेय आदि की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। जैन तीर्थंकरों की भी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ये हो गया इसका संक्षिप्त एक परिचय। फिर आपको इस कला की विशेषताएं, जो मेन बॉडी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लिखना है कि ये मूर्तियाँ बलुए पत्थर की बनी हैं। बुद्ध के मुख्य चारों ओर प्रभा मंडल है, जो महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियाँ मिली हैं। बुद्ध का शीश प्रायः मुंडित, यानी बाल नहीं है, उन्होंने उसको कटवा रखी है। मूछें भी नहीं है। मूर्तियों में विशालता और भौतिकतावाद है, लेकिन इसमें आध्यात्मिकता नहीं है, जबकि गांधार में कला में आध्यात्मिकता थी। बुद्ध की मूर्तियाँ प्रायः खड़ी हैं। मूर्तियों के वस्त्र प्रायः शरीर से चिपके हुए हैं। और लास्ट में हमको थोड़ा सा इसके बारे में 2 लाइन का कंक्लूजन कर देना है कि मथुरा कला में मौलिकता और विविधता है, जो मन पर गहरी छाप डालती है। एक इतिहासकार हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, उन्होंने कहा क्या था कि भारतीय कला का इतना सृजनात्मक गुण किसी और युग में दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न हम लोगों का था कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है या क्यों कहा गया? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन क्यों कहते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर हमें नहीं लिखना है। इसको पहले हम लोगों को वही तरीका अपनाना है कि समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा बताना है, फिर उसके उन कार्यों को बताना है जिसके कारण उसे डॉक्टर विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा, इंडियन नेपोलियन कहा। नेपोलियन के बारे में हम सब जानते हैं कि नेपोलियन एक महान सेनापति के रूप में उभरा था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, और वी ए स्मिथ ने उसकी तुलना की समुद्रगुप्त के साथ। तो इस प्रश्न को अटेम्प्ट करने के लिए पहले 2 लाइन का उसका डिस्क्रिप्शन लिखें कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था और गुप्त वंश का महान शासक। वो अधिकतम विस्तार करना चाहता था, इसके लिए उसने दिग्विजय की योजना बनाई और उसका जो उद्देश्य था वो था धरणीबंध, जिसको कहते हैं हम लोग भूमंडल को बांधना, राजनीतिक एकता स्थापित करना। यहाँ पे आपको दिग्विजय बताना पड़ेगा
अगर आप 6 मार्क्स के लिए लिख रहे हैं यानी 100 वर्ड्स के लिए लिख रहे हैं तो उसकी जो दिग्विजय हैं, जो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार हम लोगों को प्राप्त होती हैं, उसका थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखना है। नहीं तो 100 शब्द नहीं पूरे होंगे, 90 भी नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप 5 मार्क्स के लिए लिख रहे हैं तो डायरेक्ट आपको सिर्फ नाम लिखना है, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है। तो पहला हो सकता है आर्यावर्त का प्रथम अभियान, है ना, जिसके में ये लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अच्युत, नागसेन, गणपति नाग और कोट कुलज को हराया। देखिए ये नाम थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, हो सकता है सारे आपको याद ना हो, 1-2 नाम तो हम लोग याद कर ही सकते हैं। फिर दक्षिणापथ का अभियान, जिसमें उसने 12 राजाओं को पराजित किया, कौशल, महाकांतर, कोराल, वेंगी, कांची इत्यादि। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करें और बाद में हम इत्यादि लगा दें। तीसरा है आर्यावर्त का द्वितीय अभियान। फिर चौथा आठविक राज्यों पर विजय। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने आठविक राज्यों के शासकों को अपना दास बना लिया था। अब ये राज्य गाजीपुर से लेकर जबलपुर तक फैले हुए थे। फिर पूर्वी सीमांत राज्यों पर आधिपत्य, फिर पश्चिमी सीमांत राज्यों पर आधिपत्य। इनका थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखना है। लेकिन अगर आप केवल 5 मार्क्स के लिए लिख रहे हैं, 20 के लिए लिख रहे हैं, तो ध्यान रखिए इसका डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना, सिर्फ इन पॉइंट्स को लिखने से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 50 शब्द ही लिखना है हमें। फिर लास्ट में इसका एक कंक्लूजन लिखना होगा कि समुद्रगुप्त एक सफल सेनापति था, वह कभी परास्त नहीं हुआ। उसकी सैन्य सफलताओं से प्रभावित होकर डॉक्टर वी.ए. स्मिथ ने उसे भारतीय नेपोलियन कहा। कभी भी जजमेंट पहले नहीं रखना है, पहले हमें प्रमाण देने होते हैं किसी चीज़ के, और उसके बाद हमें निर्णय करना है या वो करना है कि उसे क्या कहेंगे। तो लास्ट में ये कंक्लूजन के रूप में लिखेंगे। आपके समझने के लिए ये एक डायग्राम है, इसको ध्यान से देखिए। एक पिक्चर है, ये मैप है, ये जो चॉकलेट कलर का आपको दिख रहा है, ये पूरा एरिया जो है ये समुद्रगुप्त ने जीता था। ये जो डार्क ग्रीन है चंद्रगुप्त सेकंड ने, और ये जो लाइट ग्रीन है ये चंद्रगुप्त फर्स्ट का था। तो हमें देखने से पता चलता है इस मैप को कि अधिकांश गुप्त साम्राज्य का जो भाग था, भूमि थी, वो समुद्रगुप्त ने ही जीता था और अपनी सैनिक योग्यताओं के दम से जीता था। इसीलिए उसे ठीक ही कहा डॉक्टर वी.ए. स्मिथ ने कि भारतीय नेपोलियन था, वो एक बहादुर था। हालांकि ये बात सही है कि नेपोलियन बाद में पराजित हुआ और वो समुद्रगुप्त कभी पराजित नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तुलना सिर्फ उसके वेल्लोर यानी उसके पराक्रम की बात थी और किस चीज़ की नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का है एक लॉन्ग टाइप आंसर जो है, हर्ष में अशोक और समुद्रगुप्त दोनों के गुणों का समावेश था। ये प्रश्न के लिए मैंने हेडिंग बनाया है, आपको शुरू में ये नहीं लिखना है, या फिर अगर आप स्टेटमेंट के रूप में चाहें तो स्टेटमेंट के रूप में लिख सकते हैं। ये डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी का स्टेटमेंट है, उनका कथन है, तो उनका नाम लिखना होगा। अदरवाइज़ बेहतर है कि आप शुरू से वही पहले हर्ष का परिचय दें और उसकी गुणों की तुलना अशोक और समुद्रगुप्त के साथ करें। कौन से ऐसे गुण थे जो अशोक से मेल खाते थे और कौन से ऐसे गुण थे जो समुद्रगुप्त जैसे थे। तो पहले एक छोटा सा अशोक हर्षवर्धन का परिचय। ये 606 एडी में थानेश्वर की राजगद्दी संभाली और कन्नौज की जनता के अनुरोध पर उसने कन्नौज की सत्ता भी संभाली। कन्नौज और थानेश्वर के मिल जाने के बाद वो शक्तिशाली हो गया और उसने समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय योजना बनाई, साम्राज्य विस्तार की योजना बनाई और निम्नलिखित विजय हासिल की, जैसे गौड़ नरेश को हराया, बल्लभी पर विजय प्राप्त की, कच्छ और सूरत पर विजय प्राप्त की, सिंध पर विजय, कांगोद पर विजय, पंजाब, मिथिला और उड़ीसा पर विजय। इस मैप में भी आप देख सकते हैं कि उसने लगभग चारों दिशाओं में अपने राज्य का प्रसार किया, साम्राज्य का विस्तार किया। तो ये जो उसके गुण हैं वो समुद्रगुप्त की तरह मेल खा रहे हैं। फिर अब उसके अंदर इतना बड़ा साम्राज्य हासिल करने पर वह एक कुशल प्रशासक की तरह इसको संभाला। यह गुण अशोक से मेल खाता है। लोक कल्याणकारी राज्य का संस्थापक भी बना वो। उसने अपने राज्य में लोक कल्याणकारी चीज़ें की, जैसे कि धर्म सभाएँ करवाना, लोगों को दान देना, है ना, लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य करना। महान धर्मपरायण, धर्म सहिष्णु था, बौद्ध होते हुए भी उसने सभी धर्मों का समान आदर किया।
तो ये जो गुण हैं ये अशोक के समान थे। इनका थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखना है कि क्या क्या उसने किया। और अंत में हमें कंक्लूजन करना होगा कि डॉक्टर राधाकुंवर मुखर्जी का ये कथन सत्य लगता है या सत्य ही है कि हर्ष के चरित्र में अशोक तथा समुद्रगुप्त दोनों का समन्वय है। वह समुद्रगुप्त की तरह एक विजेता था और अशोक की तरह एक धर्मपरायण कुशल प्रशासक और लोक कल्याणकारी राज्य का संस्थापक था। तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न के उत्तर को जस्टिफाई कर पाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए जो प्रश्न दिया गया है उसको अच्छे से समझ कर ही लिखना है। अंत में मैं यही कहूँगा कि अगला प्रश्न पत्र जब आप सॉल्व करें तो ध्यान रखें कि जो पूछा गया है उसमें सटीक भाषा का प्रयोग करें। जितना पूछा गया है उतना ही लिखें, यहाँ वहाँ की बातें न लिखें। और एक और महत्वपूर्ण बात, प्रेजेंटेशन को सुधारें। देखिए, अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो अन्य लोगों से आपको कम नंबर मिलेंगे। केवल सही सही कंटेंट लिखने के नंबर नहीं होते बल्कि प्रेजेंटेशन के भी नंबर होते हैं, क्योंकि वो किसी को भी प्रभावित कर सकता है, इम्प्रेस कर सकता है। एक बात और, ज़्यादातर कैंडिडेट हिंदी माध्यम के, इसीलिए स्लाइड्स को हिंदी माध्यम में बनाया गया है। अगर आप में से अंग्रेजी माध्यम के हैं और वो ये चाहते हैं कि हमें इसकी PDF अंग्रेजी में मिल जाए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और यदि सफिशिएंट क्वांटिटी हुई, सफिशिएंट नंबर्स आए कि ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं अंग्रेजी की 10 या 10 से ज़्यादा, तो इसका PDF आपको अगले दिन इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अगले प्रश्न पत्र में इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। थैंक यू।